नमस्कार, मैं हूं शशांक सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम की। 15 सदस्यों की टीम चुनी गई है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो शामिल नहीं किए गए, जिन्हें पिछले एक साल मौका दिया गया, और कुछ ऐसे भी नाम हैं जो शायद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं पिछले कुछ मुकाबलों में और उसके बावजूद उन्हें मौका दिया गया है। इसको डिकोड कर देते हैं आपके लिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। केएल राहुल, उनको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। 4-5 सवालों पर अगले 5 से 10 मिनट में हम नजर डालेंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं, जो अभी खबर आ रही है वो ये कि केएल राहुल को एक और अपना फिटनेस टेस्ट देना होगा। वैसे हम आपको बता दें कि आईपीएल के बाद से केएल राहुल ने कोई मुकाबला नहीं खेला है और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जिसे हम कहते हैं उसका वो हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी वजह भी थी। ग्रोइन इंजरी उन्हें हुई, उसके बाद स्पोर्ट्स हर्निया हुआ जिसका कि जर्मनी से उनकी सर्जरी हुई, और ऐसा माना जा रहा था कि वो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए शामिल हो जाएंगे, लेकिन एन वक्त पर उन्हें कोविड हो गया और जिसके चलते वो शामिल नहीं हो सके। लेकिन केएल राहुल के लिए अभी, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है, एक नियम है कि आप अपना फिटनेस टेस्ट देते हैं, और जो हमें पता चला है, जिस सूत्र से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि केएल राहुल खेलेंगे और उनकी जगह जो बात चल रही है कि श्रेयस अय्यर, अगर वो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो श्रेयस अय्यर वो यूएई की फ्लाइट पकड़ेंगे, ना कि केएल राहुल। लेकिन ऐसा बहुत कम होता दिखाई दे रहा है। फिटनेस टेस्ट माना यही जा रहा है कि केएल राहुल क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे। जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह को आखिर क्यों नहीं शामिल किया गया? 4 से 5 दिन पहले तक ये बातचीत चल रही थी कि जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा होंगे। हर्षल पटेल इंजर्ड थे, उनकी बात थी कि वो रिकवरी कर रहे हैं एनसीए में, और वहां से फिर उन्हें, अगर वो फिट होते हैं तो उन्हें शामिल किया जाएगा। हर्षल पटेल का समझ में आता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह, जो बात सामने आई वो ये कि पिछले हफ्ते उन्हें बैक स्पैज़म्स हुए। आप को सरल भाषा में समझा देते हैं, अगर आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सो जाए और थोड़ा मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, पीठ में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, ये उस तरीके की बात है कि बैक स्पैज़म्स हुए। जसप्रीत बुमराह कुछ कर नहीं रहे थे, वो यूएसए में अपनी परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं, तो बैक स्पैज़म्स उन्हें हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब वो बेंगलुरु में एनसीए में जाकर रिकवर करेंगे। लेकिन इसके पीछे एक और थियरी है। थियरी ये है कि वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान से मुकाबला खेलना है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ क्या हुआ था पाकिस्तान के मुकाबले में, वो सबको पता है, और उससे पहले कोई मुकाबला खेला नहीं था भारत और पाकिस्तान ने। लेकिन जब शाहीन शाह अफरीदी आए तो रोहित शर्मा के साथ, और पहले जो 3 विकेट थे, रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव, ये जो 3 विकेट थे वो शाहीन शाह अफरीदी ने लिए। लेकिन इसके अलावा जो टॉप 3 थे, इसके अलावा अगर हम बात करें अभी की, तो जसप्रीत बुमराह को ये भी एक थियरी है कि आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एशिया कप में कम से कम भी नहीं तो हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 मुकाबले हों, जो कि एक तो 28 तारीख को ही है, दूसरा मुकाबला सुपर फोर्स में खेला जाएगा, और तीसरा, अगर ये दोनों टीमें, जो कि लाइकली है अगर होता है, लेकिन टी20 में कुछ कह नहीं सकते, तो ये दोनों टीमें फाइनल मुकाबला भी खेल सकती है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह को एक्सपोज ना करना और सीधे वर्ल्ड कप में उतारना पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक सोच समझ में आती है। लेकिन इसके अलावा जसप्रीत बुमराह कोई बहुत इंजर्ड नहीं है, ये साफ है। बहुत ज्यादा उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्पैज़म्स की बात है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह, ये 2 नाम ऐसे हैं जो आपकी प्लेइंग 11, मैं स्क्वाड की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेइंग 11 का हिस्सा होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। और यही फिर एक सवाल उठता है कि क्या जो एशिया कप में टीम चुनी गई है, ये लगभग वो तस्वीर है जो वर्ल्ड कप में टीम चुनी जाने वाली है उसकी? जवाब है हां, लेकिन इसमें 2 खिलाड़ी आने तय है, जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल। वो क्यों तय है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जसप्रीत बुमराह की अगर आप टी20 की रन्स पर ओवर निकालेंगे, तो टी20 में रन्स पर ओवर उनका है 6 से कुछ ज्यादा का,
यानी कि सबसे इकोनॉमिकल बॉलर हैं भारत के लिए। उसके अलावा हर्षल पटेल इकोनॉमिकल बॉलर वो रहते हैं आईपीएल के अंदर बेंगलुरु के लिए, लेकिन आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ मैचों में उनकी पिटाई भी हुई है, 8 से ऊपर का वो रन प्रति ओवर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जो उनका टच है विकेट लेने वाला, वो कहीं नहीं गया है और 17 मैचों में 23 विकेट हर्षल पटेल ने अभी तक झटके हैं। अब सवाल ये कि इस टीम को लेकर जो एशिया कप के लिए चुनी गई है, इसको लेकर बहुत से सवाल ये उठ रहे हैं कि आवेश खान जैसे खिलाड़ी को मौका क्यों दिया गया, क्योंकि वो तो उन्होंने बहुत अच्छा किया नहीं है। 14 मैचों में 11 विकेट हैं, एक बार उन्होंने 4 विकेट झटक लिए थे, 8.5 से ज्यादा की रन प्रति ओवर वो लुटाते हैं। ऐसे में आवेश खान क्यों, शमी क्यों नहीं? तो शमी क्यों नहीं ये बता देते हैं। उसकी वजह साफ है, क्योंकि शमी वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होने जा रहे। एक खिलाड़ी को आपको बाहर करना है। अगर शमी आते हैं, एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, जहां पर आपके 2 खिलाड़ी इंजर्ड हैं और वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो एक दबाव ये भी सवालिया निशान उठ जाता है। और शमी अब स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं। T20 की अगर हम बात करें, आप देखें वर्ल्ड कप के बाद से उन्हें T20 में मौका नहीं दिया गया, आराम दे दिया जाता है, फिर शामिल कर लिया जाता है। वनडे क्रिकेट की बात करें, T20 में उन्हें बहुत कोई मौका दिया नहीं गया है मोहम्मद शमी को, और वो यही वजह है उसके पीछे कि आवेश खान को अगर आप देखें तो चाहे वो आईपीएल हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो भी उन्हें मौके मिले हैं, वो कहीं ना कहीं ये झलक, आईपीएल में तो वो शानदार गेंदबाज साबित हुए हैं, विकेट्स हर मैच में झटकते हैं, परेशान करते हैं। कुछ गेंदबाजों को समय लगता है, आवेश खान शायद उसी में से है। लेंथ बॉल देते हैं, छोटी बॉल डाल रहे हैं, अंत में आते हैं, अभी वो अपने स्ट्रेंथ पे जाते हैं। उन्हें ऐसा जैसा कि जो उनके लिए आईपीएल में काम किया, उन्होंने वो वही उसको रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शायद थोड़ा जब अनुभव आएगा तो वो चीजें आवेश खान के लिए काम भी करेंगी। अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी डालते हैं, एक लाइन एंड लेंथ पे गेंदबाजी डाल सकते हैं, तो ये आवेश खान के पॉजिटिव्स हैं और लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं। तो इस वजह से एशिया कप में भारत का ये भी मानना है कि जो स्क्वाड है भारत का, वो काफी मजबूत स्क्वाड है। अब कोई सवाल जरूर उठा सकता है कि आखिर संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया, ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया, फिर आपके पास वॉशिंगटन सुंदर एक खिलाड़ी थे, उनको मौका नहीं दिया गया, शमी का हमने जिक्र कर लिया, शार्दुल जैसे खिलाड़ी है, मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं दिया गया मौका? ये अच्छा सवाल है। मोहम्मद सिराज जिन्होंने निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वो T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में पता नहीं क्यों उनको शामिल नहीं किया जाता। अब मोहम्मद सिराज एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप जब बात करते हैं बाकी खिलाड़ियों की, जैसे ईशान किशन, 19 मैच खेले उन्होंने वर्ल्ड कप से लेके, T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ तब से लेकर अभी तक, और उन 21 मैचों में 30 की औसत भी है उनकी, 4 अर्धशतक भी लगाए हैं उन्होंने। लेकिन आप देखें कि किन टीमों के साथ वो रन बना रहे हैं, किस तरह से वो रन बना रहे हैं। कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं, लॉन्ग टर्म में शायद वो रहेंगे, स्कीम ऑफ थिंग्स में है भी, जैसा कि अभी हमने वेस्ट इंडीज दौरे पर देखा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस वो नहीं जगा पाए हैं कि वो केएल राहुल की जगह एक बतौर विकल्प उनको शामिल कर लिया जाए। और फिर विकेट कीपिंग ऑप्शन में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक ऋषभ पंत, उनको कोई नहीं हटा रहा है, ना वो हटने जा रहे हैं, चाहे जितना ही किसी को उनकी T20 और वनडे फॉर्म से परेशानी हो, लेकिन ऋषभ पंत नहीं हटेंगे। अब आता है सवाल दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक को लेकर जब से ये स्क्वाड आया है, तब से बहुत से लोगों ने ये सवाल उठा दिया कि दिनेश कार्तिक का क्या रोल है। दिनेश कार्तिक का रोल अगर आपको जानना है तो आपको निदाहास ट्रॉफी देखना होगा, उन्होंने क्या किया था। आपको पिछला आईपीएल देखना होगा कि दिनेश कार्तिक ने क्या किया था, किस स्ट्राइक रेट के साथ वो आज भी रन बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, आप महेंद्र सिंह धोनी इरा को छोड़ दे, महेंद्र सिंह धोनी वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है, उनको छोड़ दे। उनके अलावा जब धोनी नहीं है तब से आपको एक फिनिशर चाहिए। कितने नाम ट्राई कर लिए गए, उस जगह पे बहुत से खिलाड़ियों को मौका दिया गया,
उनका रोल अदा करने के लिए मौके पे मौके दिए गए। केदार जाधव भी एक खिलाड़ी आए थे, सुरेश रैना को उनकी जगह पे ट्राई किया गया था नंबर 6 पर। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नंबर 6 पर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ट्राई कर लिया गया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी इसमें फिट नहीं बैठा। और यही वजह है कि जो फिनिशर का रोल होता है, अंत में आइए आप पर दबाव यह है कि 10 बॉलों में 25 रन बनाने हैं, आप पे दबाव यह है 15 गेंदों पर 35 रन बनाने हैं, तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे में दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी जो ये पिछले लंबे अरसे से सिर्फ इसी रोल की तैयारी कर रहे हैं, फिर हमने देखा उन्होंने क्या किया है आईपीएल में, किस औसत से वो रन बनाते हैं जब निचले अंतिम ओवरों में वो बल्लेबाजी करने आते हैं। 170, 175, कभी कभी 200 से पार की उनकी स्ट्राइक रेट है। अभी हमने देखा 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बना दिए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में। लेकिन ये ऐसे एक आधे ही मैच होंगे और हमें वो मैच जितवा कर देंगे दिनेश कार्तिक। वो 10 में से 10 पारियों में महेंद्र सिंह धोनी कोई नहीं होगा। आप महेंद्र सिंह धोनी से तुलना करना छोड़ दीजिए। नंबर 6 पर वो रोल कौन अदा कर सकता है? हार्दिक पांड्या को वो रोल दिया गया, लेकिन जब हार्दिक पांड्या भी 5 से 10 बॉल खेलने आते हैं तो उनके लिए भी ये दिक्कत पैदा होती है। तो नंबर 6 का जो रोल है या फिनिशर का, उनका कोई नंबर नहीं है दिनेश कार्तिक का, पहले ये समझना होगा। दिनेश कार्तिक का नंबर वो है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बची है। नंबर ऑफ बॉल्स अगर 20 बची हैं, दिनेश कार्तिक आएंगे। नंबर ऑफ बॉल्स अगर 50 बची हैं तो दिनेश कार्तिक नहीं आएंगे, चाहे अश्विन को भेजना पड़ जाए, चाहे जडेजा को भेजना पड़ जाए, वो बल्लेबाजी करने आएंगे। तो दिनेश कार्तिक का जो रोल है वो काफी टफ रोल है, एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। और जितने भी धोनी के बाद प्लेयर्स ट्राई आउट किए गए हैं, उस रोल को जिसने भी निभाने की कोशिश की है, वो फिट नहीं बैठा है। आते ही लंबे हिट मारना, ये शायद अब जो धोनी हेटर्स हैं उनको शायद ये समझ में आ रहा होगा, और इस वजह से दिनेश कार्तिक का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर प्लेइंग 11 क्या होगी। और प्लेइंग 11 में सवाल यही कि दिनेश कार्तिक उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। अब 11 के लिए जो मुझे समझ में आता है, जो कुछ पूर्व क्रिकेटर्स से मेरी बातचीत हुई है, उसके हिसाब से 11 होने जा रही है। बाकी टीम अपने आप चुनती है, जैसे कि रोहित शर्मा, केएल राहुल। अब ओपन का ये जो सवाल है कि विराट कोहली किस पोजीशन पे खेलेंगे, क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप का हिस्सा भी होंगे? देखिए, आप ये सवाल पूछना छोड़ दीजिए, क्योंकि विराट कोहली ने अगर एक स्कोर मार दिया तो ये सवाल किसी काम का नहीं है। ये सवाल तभी मायने रखेगा जब इन 3 सीरीज में विराट कोहली सारे मैचेस खेलेंगे। इन तीनों सीरीज में अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो वो सारे मैचेस खेलेंगे, अगर रन बनाते हैं तो आराम मिल सकता है। एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज। अब इनमें विराट कोहली एक भी मैच में ना चले, ये बड़ा मुश्किल है। क्या एक मैच में चलने के बाद मान लिया जाए विराट कोहली 70 शतक 50 की औसत से वो T20 में रन बनाते हैं, 137 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट है, चलिए मान लिया 2019 के बाद से कोई शतक नहीं है उनके नाम, और वो वाकई बेहद खराब फॉर्म में है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। 150 मुझे T20 का उनका याद आता है, वैसे तो मैच ही नहीं खेले उन्होंने, वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था जब पूरी टीम कुछ नहीं कर सकी थी, 150 तक स्कोर ले गए थे वो। लेकिन क्या विराट कोहली खेलने जा रहे हैं? विराट कोहली वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, अनलेस एंड अनटिल वो 9 के 9 मैच फ्लॉप हो जाए। और मुझे तो उसके बाद भी डाउट है कि क्या उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर सवाल यही उठेगा कि अगर वो लगातार इतने मैचेस में फेल हो गए हैं तो क्या वो 11 का हिस्सा बनने जाएंगे? ये डाइसी सवाल है, लेकिन विराट कोहली फिर भी मुझे लगता है कि वो रन बना देंगे और नहीं भी बनाते हैं तो वो हिस्सा होने जा रहे हैं। अब ये सवाल तो है कि विराट कोहली की लेगेसी, आप विराट कोहली का हिस्ट्री देखिए, लेकिन रीसेंट फॉर्म खराब है, इसमें शायद उनसे बेहतर भी कोई नहीं जानता। शायद यही वजह थी कि थोड़ा उनको माइंड को सॉर्ट आउट करने के लिए, थोड़ा
अपनी तकनीक को सॉर्ट आउट करने के लिए, या थोड़ा क्रिकेट से दूर जाने के लिए ही उनको इन टीम्स में नहीं पिक किया गया था। अब सवाल तो यही है कि क्या विराट कोहली 11 का हिस्सा है तो फिर वो किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। विराट कोहली, मैं जानता हूं पार्थिव पटेल ने भी कहा कि वो ओपनिंग भी कर सकते हैं, उन्हें लग रहा है ओपनिंग करेंगे। कुछ एक ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा है कि विराट ओपन करेंगे। लेकिन अगर केएल राहुल हिस्सा है टीम का तो केएल राहुल ही ओपनिंग करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो अरेंजमेंट था केएल राहुल को माफ कीजिएगा सूर्य कुमार यादव को टॉप पे उतारने का, ओपन करवाने का, वो रिपीट होने जा रहा है। तो वो ऐसा होता दिखता नहीं है। सूर्य कुमार यादव अपने नंबर 4 पर ही खेलेंगे, विराट कोहली नंबर 3 खेलेंगे और रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन करेंगे। ये 4 आपके पक्के हो गए। नंबर 5 पर आप विश्वास मानिए कि ऋषभ पंत को लेकर एक वो सवाल जरूर रहेगा कि ऋषभ पंत क्या नंबर 5 खेलने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि ऋषभ पंत नंबर 5 पर खेलेंगे और नंबर 6 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। अब आपने कहा कि आपने तो इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया दिनेश कार्तिक को लेकर, लेकिन दिनेश कार्तिक को लेकर फिर सवाल यही है कि दिनेश कार्तिक शायद 11 का हिस्सा, फर्स्ट 11 का हिस्सा बनाने के लिए सीधी फाइट उनके ऋषभ पंत के साथ है। क्या ऋषभ पंत को आप ड्रॉप करेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात कि इकलौता लेफ्टी है आपका टॉप 6 में, उसको आप ड्रॉप कर दोगे। नंबर 6 का रोल ठीक है जो भी है, लेकिन अगर नंबर शुरुआत के 20 ओवर के मैच में अगर आपके शुरुआत के 5 बल्लेबाज काम कर जाएं तो 3-3 ओवर भी खेल गए तो फिर आपका नंबर 6 हो गया, काम खत्म। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है रोहित राहुल, विराट कोहली 3, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, 5 पंत, 6 हार्दिक पांड्या, यही ऑर्डर रहने वाला है। अब आता है, क्योंकि ये हम यूएई की बात कर रहे हैं, अब आप ये ध्यान रखिएगा, दिनेश कार्तिक को मौका दिया जा सकता है बाकी टीमों के खिलाफ, लेकिन ये इंडिया की फर्स्ट 11 की मैं बात कर रहा हूं। अब आती है बात पाकिस्तान के साथ जो खेलने जा रहे हैं, उसके बाद आता है बात की आखिर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 5 बॉलर कौन होंगे। मुझे लगता है इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगा यूएई की पिचों पे और 2 पेसर जाएंगे, एक तीसरे पेसर का काम करेगा हार्दिक पांड्या। 2 पेसर होंगे भुवी और अर्शदीप। आवेश खान को पहली 11 में जगह नहीं मिलेगी, बाकी छोटी मोटी टीम्स के साथ या जो क्वालिफाई करके आएगी टीम उसके साथ मौका दिया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ उन्हें मौका फिलहाल नहीं मिलेगा, अनलेस कोई इंजर्ड हो जाए या कुछ और हो जाए तो आवेश खान को मौका नहीं मिल रहा। अर्शदीप, भुवी, ये आपके 2 पेसर होंगे। 3 स्पिनर्स। अब अश्विन को लेकर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, रविचंद्रन अश्विन क्यों? देखिए, आपको अगर स्टैट्स समझ में आते हैं, क्योंकि लॉजिक मैं उसके बाद बात करूंगा, पहले स्टैट्स की बात करते हैं। स्टैट्स में रविचंद्रन अश्विन की 29 से ज्यादा की औसत है। आपको पता है ये कितने खिलाड़ियों से बेहतर है? जो आपके टॉप के 6 बल्लेबाज हैं, ठीक है, उनके रन टोटल जो है 54 मैचों में वो महज 146 रन है, लेकिन वो आउट ही 5 बार हुए हैं, तो उनकी औसत 29.6 की है। लेकिन अब इसमें बड़ी बात यह 31 नॉट आउट उनका बेस्ट है, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक रन बना लेते हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। अंत में आपको जो अभी विमेन्स क्रिकेट में हुआ, जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में, तो वो अश्विन होने से बचा सकते हैं। अंत में अगर अश्विन होंगे तो, अंत में अगर जडेजा होंगे वो बचा देंगे आपको। जडेजा एक प्रॉपर हिटर, प्रॉपर बैट्समैन है, 3 ट्रिपल सेंचुरीज है उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उसके अलावा भी अब तो भारतीय टीम के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, और पिछले 2-3 साल में अगर देखें तो जितने भी टॉप हमारे 4-5 बल्लेबाज हैं, अगर आप केएल राहुल और रोहित शर्मा को छोड़ दें तो टेस्ट में उनकी औसत भी बाकियों से बेहतर है। तो जडेजा नंबर 7, रविचंद्रन अश्विन नंबर 8, बल्लेबाजी की वजह से नहीं, गेंदबाजी की वजह से। गेंदबाजी में उनके जो वो रन देते हैं, वो अभी अगर हम नए खिलाड़ी को भी ले लें, अर्शदीप सिंह को ले लेते हैं,
अर्शदीप सिंह को हटा दें तो नंबर 1 है रविचंद्रन अश्विन रन प्रति ओवर देने के मामले में। विकेट्स झटकते हैं रविचंद्रन अश्विन। पिछले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 2014 के, तो तब इन्होंने ही मैच जितवाया था 3 विकेट चटका के। खैर, रविचंद्रन अश्विन, और आज भी उनमें वो बात है, वो इंपैक्ट है, और इसीलिए उनको लगातार मौके दिए गए और वो सक्सेस साबित हुए हैं। रन नहीं देते हैं और विकेट भी लेते हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है, अगर हम अर्शदीप सिंह को हटा दें जिन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले हैं, तो नंबर 1 है रविचंद्रन अश्विन रन प्रति ओवर देने के मामले में भारतीय गेंदबाजों में, इसलिए उनकी जगह बनती है। अब आता है सवाल कि जडेजा और अश्विन हो गए तो एक लेग स्पिनर खेलेगा, वो लेग स्पिनर कौन होगा? आप मुझसे पूछे तो मैं तो बिश्नोई को खिला दूं, क्योंकि बिश्नोई का जो इंपैक्ट है वो बड़ा इंपैक्ट है, और उनको हिट करना ठीक है। अभी रन उनके खिलाफ आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन बहुत ज्यादा रन नहीं लुटाते हैं वो। आप देखें कि 5 मैच खेलेंगे तो 3 में वो 6 रन प्रति ओवर से भी कम की औसत से, कम की रन रेट से वो रन देते हैं प्रति ओवर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नंबर 9 पर मुझे दिखाई देता है जो तीसरा स्पिनर है, वो पहला जो खिलाया जाएगा वो युजवेंद्र चहल ही है, और उसके पीछे सिर्फ सीधी सोच है। ठीक है, वो उनकी प्रॉपर लग स्पिनर है, उनके पास प्रॉपर फ्लोटर है, उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटर वन है, गुगली है, फास्टर वन है, तो इसलिए वो एक कन्वेंशनल लेग स्पिनर जिसे कहा जाता है वो युजवेंद्र चहल है। इस वजह से युजवेंद्र चहल को रवि बिश्नोई का नंबर आएगा और रवि बिश्नोई को मौका भी मिलेगा, और हो सकता है आने वाले समय में या तो ये दोनों साथ में खेलें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रवि बिश्नोई पिप कर जाए, रवि बिश्नोई पीछे छोड़ दें युजवेंद्र चहल को। खैर, तो ये सारी बात है नंबर 9 के लिए। 3 स्पिनर मेरा मानना है कि खेलने जा रहे हैं, और 3 फास्ट बॉलर किस तरीके से? हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार। ये आपका पहली 11 का लाइनअप है। वर्ल्ड कप में इस लाइनअप में सिर्फ 2 बदलाव आपको दिखेंगे। वो 2 नाम होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया है, वहां 3 पेसर खेलेंगे, याद रखिएगा। तो वहां पर 2 नाम होंगे, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, और तीसरा हो सकता है भुवनेश्वर कुमार ना खेले, या हो सकता है अर्शदीप उनसे आगे निकल जाए। जिस तरीके का अर्शदीप का रोल है, जो 6 मैचों में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने दिखा दिया है, ये हमारा इस एशिया कप की स्क्वाड को लेकर और 5-6 जो सवाल थे उनको लेकर ये हमारा यूट्यूब सेगमेंट है। अगर इन केस आपके कोई सवाल हैं आप जरूर पूछिए, और साथ ही आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है, और ऐसे ही सेगमेंट्स के साथ हम आते रहेंगे और कुछ दिलचस्प किस्से भी आपके साथ शेयर करेंगे।